आफ्टर 10th अगर हम बात करें, आफ्टर 10th तो हमारे पास 4 ऑप्शन आगे जाके आते हैं कि 4 स्ट्रीम्स हमारे पास आती है, जिसमें से सबसे पहली स्ट्रीम होती है मेडिकल की, दूसरी स्ट्रीम होती है नॉन मेडिकल की, तीसरी स्ट्रीम होती है कॉमर्स की और चौथी स्ट्रीम होती है आर्ट्स की। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम इन सब स्ट्रीम्स में से कौन सी चूज़ करें, हमारे करियर के लिए कौन सी बेस्ट है या हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रही हूँ। बट अब बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लिखा होगा कि आफ्टर 10th क्या करना चाहिए। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो मोस्ट प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यानी जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं इन फील्ड्स में आके, मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि एक्चुअल में क्या है, प्लस अलोंग विद दैट कि आप कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं, यानी क्या एवरेज पैकेज रहता है, वो एक्सप्लेन करूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग हम ये भी चीज़ सोचते हैं कि हाँ हम कितना अर्न कर पाएँ या हमारा क्या इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेडिकल एग्ज़ाम से। मेडिकल जैसे आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि इसमें डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स, इसके एग्ज़ाम्स देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर में बहुत सारी फील्ड्स हैं। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 10th के बाद आप 12th क्लियर करेंगे। 12th क्लियर करने के बाद आपको एक ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं नीट का पेपर। ये नीट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस, जो कि आपको MBBS करने के लिए ये करना पड़ेगा। MBBS बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फील्ड है मेडिकल फील्ड में, जो कि मोस्टली जने चूज़ करते हैं। अब मेडिकल में MBBS की जनरली जो मिनिमम कट ऑफ है वो 50% कट ऑफ, आई मीन द मिनिमम जितने भी टोटल नंबर का मार्क्स का पेपर होता है उसमें से आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद बट वही है कि इसमें मेडिकल, उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आप डॉक्टरी कर सकते हैं, आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, या आप कोई सर्जन में करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन तो वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आगे जाके, चलो मान लिया कि आपने मतलब ये डॉक्टरी 10th कर ली, 12th कर ली, आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS क्लियर कर लिया, जो भी आपको फील्ड अच्छी लग रही है उस फील्ड में आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे आगे क्या ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आपको अगर ऑप्शन चूज़ करना है तो आपको एंड टू एंड फ्यूचर का पता होना चाहिए कि हाँ आपको आगे जाके क्या करना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है या तो अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं। और क्लिनिक में अगर मैं अर्निंग का एस्टिमेशन बताऊँ तो वो कुछ आप प्री डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे कि आप कितना अच्छा मैनेज करते हैं क्लिनिक का, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास जो आता है वो यहाँ पे ये है कि आप जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ पे करेंगे? हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। इसमें आपकी अर्निंग्स जनरली अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज जितनी रहती है वो आपको ईजीली आप 6 to 8 लाख पर एनम आप यहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे। और यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन की खास बात यह है कि MBBS करने के बाद भी आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप अपनी स्पेशलाइजेशन में और भी आगे डिग्रीज़ ले सकती हैं। इनसे क्या होगा, अगर ये स्पेशलाइजेशन MBBS के बाद और करेंगे तो क्या होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज़ होगा, आपकी पोस्ट इंक्रीज़ होएगी, अब जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे प्रमोशन होगा। और अगर आप क्लिनिक खोल रहे हैं तो क्लिनिक में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट उतना होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर आप MBBS का डॉक्टर होके भी एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मतलब काफ़ी पॉपुलर हो जाते हो अपने एरिया में या अपने पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपने क्लिनिक खोला है, तो भी कोई आपको उस हायर डिग्री से उतना लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल डॉक्टरी का है। सो अगर आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे आपके, जब आप 11th 12th करोगे तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, आपके सब्जेक्ट्स में आएगा बायोलॉजी, फिज़िक्स, फिज़िक्स नहीं आएगी, माय बैड। मेडिकल करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है तो आप ये परस्यू कर सकते हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर में, तो आप भी परस्यू कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन की एक खास बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं आपको ये बाकी 2 फील्ड्स बता दूंगी तो लास्ट में एक मेडिकल प्रोफेशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, वो चीज़ ज़रूर ध्यान से सुनिएगा।
ये प्रोफेशन परस्यू करने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन आता है अपने पास नॉन मेडिकल का। नॉन मेडिकल में अब जैसे सबको पता है कि इसको PCM भी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहते हैं इसके सब्जेक्ट्स 11th और 12th में। इसमें 12th करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है? जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है मैं वो कंसिडर कर रही हूँ, यानी जो ज़्यादातर लोग अपने करियर को परस्यू करने के लिए करते हैं। तो इसमें होते हैं आपका JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं। JEE के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मेंस एग्ज़ाम होता है और एक एडवांस्ड एग्ज़ाम होता है। ये दोनों एग्ज़ाम क्या होते हैं? ये दोनों एग्ज़ाम एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो 12th तो जनरली ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जब वो या तो जो 11th-12th करते हुए साथ के साथ वो इनके प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए या तो वो कोटा चले जाते हैं या वो फिर अपने ही होम टाउन में कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो 11th और 12th एज इन मतलब साथ के साथ उनकी प्रिपरेशन करते हैं JEE मेंस और एडवांस की। तो 12th करने के बाद आप JEE मेंस और एडवांस के पेपर दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है मेंस और एडवांस का, मेंस फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है एडवांस। एडवांस काफ़ी टफ होता है, ऑल्दो मेंस भी काफ़ी टफ होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तो ये जो एग्ज़ाम्स है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे और हर एक बच्चा compete करेगा अपने रैंक के लिए। इसमें नंबर्स मिनिमम, नो डाउट मिनिमम कट ऑफ होती है, मिनिमम नंबर होते हैं, वो सिक्योर करना ज़रूरी है। बट उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सारे रैंक बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब क्या होता है कि अब JEE का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप मान लें जी आपने मिनिमम कट ऑफ का क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी आती है रैंक्स ओवरऑल की 1 2 3 से शुरू हो जाती है। तो उसके बाद रैंक्स आती है। तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको क्या होता है, कॉलेज मिलता है। और कॉलेज अब कैसा रहता है कॉलेज का क्राइटेरिया? जैसे आपने सुना होगा IIT जो हैं कॉलेजेस, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेजेस हैं। इसके बाद आते हैं NITs आते हैं, इसके बाद आती है IIITs आती हैं, इसके बाद कुछ और गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, मतलब जो इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं हैं। अब लोग क्यों जिद करते हैं कि उन्हें IITs में जाना है या NITs में जाना है? क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी पैकेजेस लगते हैं या जो यहाँ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टडी क्वालिटी। तो इसीलिए रैंकिंग सिस्टम होता है। तो जिनके अच्छे रैंक आते हैं वो पहले इन कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी के रैंक वाले बच्चे हैं वो नीचे उनको फिर धीरे धीरे कॉलेज की अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब वो NITs। अब ये नहीं है कि आपका रैंक नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा कॉलेज, बट उस कॉलेज का जो रैंक है, मतलब वो जो कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में या फिर स्टडी के मामले में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए ये सारा नॉन मेडिकल का है सिनेरियो। तो अगर आपने सुना होगा IITs में तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस जाते हैं, यानी आप मान सकते हैं 25 लाख के आसपास भी जा सकते हैं पैकेजेस यहाँ के। मिनिमम आई थिंक ऑन एन एवरेज इनके जो पैकेजेस जाते हैं IITs के वो 12 लाख के आसपास जाते हैं। नॉन मेडिकल में भी आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग के फील्ड्स मिल जाएगी, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी।